Okay, good morning all students. Now we will study about chapter 3, metals and non-metals. Okay, we have to we have to study our before one class about metals and non-metals and एटम, है ना। जैसे कि हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में एटम के बारे में पढ़ा था, एटम की खोज कैसे हुई, किसको एटम कहते हैं, है ना। कुछ मेटल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, और आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं, उन 118 तत्वों में से कौन से तत्व धातुएं हैं, कौन से अधातु हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमको उससे पहले यहाँ पर वो उन तत्वों से पहले हमको उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो हमको पहले हम लोगों ने एटम के बारे में देखा, है ना। एटम क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है ना, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने। फिर हम लोगों ने देखे थे कुछ जो तत्व हैं, उन तत्वों के सिंबल्स, है ना, यानी कि उनके प्रतीक। कुछ तत्व हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उसको H से दर्शाते हैं, सिल्वर है Ag से। तो हम लोग कुछ तत्वों को, मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में लिखा था और आप लोगों ने देखा भी होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से तत्वों के हैं आपको यहाँ पर नोट किया था। तो आइए हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। वन बाय वन उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। और एटम क्या है, क्या नहीं है, ये किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता हो, उसे हम लोग एटम कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, महर्षि कणाद ने इसको कण नाम दिया था, मूल कणा नाम। लेकिन जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन, उन्होंने इस तत्व को एटम नाम दिया, और इसी तत्व के नाम पर उनको एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर बना दी गई, है ना। एटॉमिक थ्योरी उन्होंने यहाँ पर दी। तो हम लोगों ने उसके कुछ पॉइंट देखे थे, जैसे कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो है किसी पदार्थ का, मैटर का, उसको हम लोग एटम ही कहते हैं, ठीक। और हम लोगों ने देखा था कि कोई सा जो पदार्थ है ना, उसमें पाए जाने वाले उनके तत्व वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक पदार्थ में एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। तो आइए हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जब भी एटम की खोज हुई तो उनका नामकरण किस प्रकार से हुआ। तो उनके नामकरण के आधार पर सबसे पहले जब इनकी खोज हो रही थी तो उस समय इनका नामकरण इनके खोजे जाने वाले स्थान के नाम पर रखा गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉपर, मतलब कि तांबा, उसकी खोज साइप्रस में हुई और उसका नाम उसी के अनुसार उसको कॉपर रख दिया गया। और ऐसे धीरे धीरे नामकरण की जब वो संख्या, परमाणु जब एलिमेंट्स को खोजते गए तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर नामकरण में प्रॉब्लम आने लगी कि नामकरण किस प्रकार से उनका किया जाए। फिर ऐसे ही एक संस्था की स्थापना हुई, उस संस्था का नाम रखा IUPAC, है ना। ये संस्था का पूरा नाम देखिए आप लोग बोर्ड पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इस संस्था का मुख्य कार्य यही है कि जो खोजे जाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों का नामकरण करना, उन तत्वों की और उनको वेरीफाई करना, ताकि वो पूरे विश्व में उनको आसानी से जाना जा सके, पहचाना जा सके, और रिसर्च में, अनुसंधान में किसी भी प्रकार की कोई संशय ना हो, ठीक है। तो एक संस्था है जिसने विभिन्न प्रकार के जो एटम्स हैं एटम्स का उन्होंने नामकरण किया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। आप लोग देखना यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है, दूसरा एल्यूमिनियम
और तीसरा कोबाल्ट। यहाँ पर देखिए आप लोग 3 तत्व हैं, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट। ठीक, तो IUPAC संस्था ने इसके लिए जो ये तत्व हैं 118 तत्व, ऐसे तत्व जब खोजे जा रहे थे तो उन तत्वों के नामकरण के लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी एलिमेंट्स खोजा जाएगा, उस एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन, इसको हम लोग H के द्वारा दर्शाते हैं। एल्यूमिनियम में A कैपिटल और जो सेकंड है वो वर्ड रहेगा स्मॉल। ऐसे ही कोबाल्ट में C और O, ना कि C और O। ये दोनों कैसे हैं? दोनों कैपिटल हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे हम लोग जिंक को देखते हैं, और जिंक, तो जिंक को आप लोग ध्यान से देखिए, पहला वर्ड है वो कैपिटल है और दूसरा वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो ये नामकरण किया गया और इन्हीं के आधार पर अब तत्वों को उन्होंने देखा कि जो है ये कुछ जो तत्व हैं वो एक ही परमाणु होते हैं, कुछ तत्व द्विपरमाणु होते हैं। तो उन तत्वों को किस प्रकार से देखा जाए, तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं इसको कुछ तत्वों के बारे में। सबसे पहले आप लोग इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक नियम जो है वो यही है कि उनका फर्स्ट जो लेटर है वो ऑलवेज अपर केस में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा। और जो सेकंड लेटर है, जैसे कि एल्यूमिनियम का ए है, तो ये हमेशा स्मॉल वर्ड में रहेगा। ठीक है, ऐसे कोबाल्ट में, ये कोबाल्ट जो है उसमें पहला कैपिटल C है ना, पहला जो कैपिटल वर्ड है वो C है और सेकंड जो वर्ड है वो लोअर केस में है, यानी कि O। तो हम लोग ऑलवेज ऐसे ही इसको लिखते हैं। ये पहला नियम था। ठीक, तो देखिए आप लोग बोर्ड पर, आप लोगों को एटम के बाद में हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, और दूसरा होता है एटॉमिक मास, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। और इसको हम कहते हैं परमाणु भार। अणु और परमाणु में, परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। परमाणु मतलब कि एटम और अणु मतलब कि मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको यह वाली चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर बाय विच द एटम्स सेट अप इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक वह नंबर है या वह क्रमांक है जो उस तत्व को उस आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को बताता है। ठीक है, पहले ये जो था ये एटॉमिक मास के ऊपर आवर्त सारणी बनाई गई थी, लेकिन फिर उसमें करेक्शन हुआ तो वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अब उसको जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर यानी कि ऐसा आप लोग एग्जांपल के थ्रू मान सकते हैं, किसी कक्षा में उसका बच्चे का जो उसका नाम है वो कौन से नंबर पर आता है। जैसे कि मान लो 15 बच्चे हैं, किसी का नंबर 5, किसी का नाम 5वें नंबर पर आता है, तो वो उसका परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये 118 तत्व हैं, उनमें से जो तत्व हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, उसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, तो हम लोग देखेंगे 1 एटॉमिक मास unit is mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12, यानी कि हम लोग एक परमाणु भार को इस प्रकार से माप सकते हैं कि कार्बन के जो तत्व है, कार्बन का एटम है, उसका 1/12 भाग के बराबर एक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास बराबर कार्बन के 1/12 भाग
कि एटम का जो मास होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इनका मास माप सकते हैं। आप लोग एक टेबल देखिए सभी लोग, है ना। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो टेबल है कि इसमें जो तत्व हैं उन तत्वों के नाम लिखे हैं और नाम के बाद में उनके सिंबल्स लिखे हैं। तो आपको जैसे हमने एल्यूमिनियम देखा तो AL, ए कैपिटल L स्मॉल यहाँ पर, है ना। आर्गन का यदि देखेंगे तो आर्गन का A कैपिटल R स्मॉल। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कोबाल्ट का देखेंगे। इधर यदि हम लोग देखें यहाँ पर तो नियान का Ne, मैग्नीशियम का Mg, है ना। ऐसे गोल्ड का क्या है A कैपिटल और U स्मॉल। इस प्रकार से हम लोग इनको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तब एटॉमिक जो मास है वो उस पदार्थ का या उस पदार्थ के परमाणु का उसका द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ये सारणी देखिए आप सभी लोग, ये जो टेबल है इसमें आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, यानी कि उसका परमाणु द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 12 है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का है 16, है ना। नाइट्रोजन का है 14, ठीक। और हम लोग देखेंगे सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, सल्फर का है 32। तो इस प्रकार से पूरी सारणी आपको देखना है। ये हमको केवल अभी पूरी सारणी को याद नहीं करते हुए हमको केवल जरूरी चीज़ों को यहाँ पर याद करना है। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। अभी हम लोगों ने एटम के बारे में जाना। एटम किसी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है, इसे और हम लोग और उसको ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और ये क्या स्वतंत्र रूप में रहता नहीं है, बहुत ही छोटा है। तो हम लोग किसी भी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के आधार पर उनको पहचान सकते हैं। और चूँकि एटम्स क्या छोटे होते हैं और जब 2 या 2 से अधिक एटम्स बनते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग आइए अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल, है ना, पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए सभी लोग हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। ओके, तो हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में क्या है ना, बोर्ड पर है देखना। तो ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स that are chemically bounded together। यानी कि मॉलिक्यूल या अणु ऐसा पदार्थ है ना, वो ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स और रासायनिक रूप से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक मैं आपको सारणी बताने वाला हूँ यहाँ पर, चलो उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार का होता है। तो उसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें केवल एक ही एटम रहे, है ना, एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो एटॉमिक। और एक को हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक। है ना। तो आइए इस पर देखिए आप लोग सब लोग, तो मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो मोनो एटॉमिक, है ना, और दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक या द्विपरमाणुविक, है ना। एक जैसे एच है, एच क्या है, एक परमाणु है,
है ना। लेकिन ये H हमेशा H के रूप में नहीं रहता है स्वतंत्र रूप में, तो हम लोग इसको लिखते हैं H2। क्या लिखते हैं इसको? H2। तो ये H2 है, इसमें कितने हो गए एटम? 2 एटम हो गए। कितने? 2 एटम। ये एक परमाणु है और ये एक अणु है। तो हम लोग देखेंगे इसको, इसमें कितने हो गए? 2 एटम। H प्लस एक ये और एक ये, तो दोनों क्या हो गया? द्विपरमाणु हो गया। तो हाइड्रोजन क्या है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। आया समझ में? ये क्या है? द्विपरमाणविक अणु। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ऐसा ही हीलियम को हम लोग देखते हैं। हीलियम आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है, ठीक है। यदि हम लोग इसको देखते हैं हीलियम को, तो हीलियम में हम लोग देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका अणु है, वो एक परमाणविक होता है। यानी कि हीलियम को हम लोग हमेशा He ही लिखते हैं, इसको कभी He2 या He3 नहीं लिखते। आए समझ में? ये रॉन्ग है, केवल इसको He के द्वारा ही इसको दर्शाते हैं, ठीक। आप लोग देखिए एक ही टेबल, दिख रही है? ये टेबल देखिए, टेबल में आप लोग देखेंगे कि इसमें जो आर्गन है वो क्या है? मोनो एटोमिक है। हीलियम भी क्या है? मोनो एटोमिक। ऑक्सीजन क्या है? डाई एटोमिक, यानी कि O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? डाई एटोमिक, है ना, उसको भी हम लोग H2 लिखते हैं। नाइट्रोजन क्या है? डाई एटोमिक, उसको हम लोग N2 लिखते हैं। क्लोरीन क्या है? डाई एटोमिक, उसको Cl2 लिखते हैं। और ऐसा जो फास्फोरस है वो है टेट्रा एटोमिक, है ना, यानी उसको P4 लिखते हैं। और सल्फर है वो पॉली एटोमिक है, उसको हम लोग H2, H3, H4 किसी भी प्रकार से उसको लिख सकते हैं, ठीक। ओके, अब देखो हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं, है ना। तो वाटर का मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। कौन कौन से तत्व हैं उसमें? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो हम लोग इनको इनके मास के आधार पर देखते हैं। तो इनका मास जो है उनके आधार पर इनका रेशियो क्या है? 1:8 का रेशियो है ना। यानी कि हाइड्रोजन का वो देखिए फॉर्मूला, यदि हम लोग इसमें देखेंगे तो 2 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 1 एटम्स किसका है? ऑक्सीजन का। अब हम लोगों को पता है हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है ना, और जो इसका ऑक्सीजन का है वो 8 है उसका। इसका हम लोग मास का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका 8 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। यदि हम लोग इसका मास देखें तो हाइड्रोजन का मास, अब यहाँ पर 2 अणु हैं तो 2 का हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो उनका जो मास है वो हो गया 2, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है इसका मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो होता है 16। कितना होता है इसका? 16। जब परमाणु क्रमांक और ये क्या है उसका मास, तो ये होता है 16। तो हम लोग दोनों को, यदि H2O, तो इसमें दोनों का कितना है? H, यहाँ पर H होगा 2 और ऑक्सीजन का 1 का ही है कितना? 16। तो इसको हम लोग और सिंपल वे में करेंगे तो 1:8 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग देखें यहाँ पर सेकंड वाले उसमें आप लोग इस सारणी को देखना है सभी को। ये सारणी देखिए, ये सारणी को आपको गौर से देखना है। तो हम लोग ऐसे इसको अब देखिए, इसमें NH3, इसमें नाइट्रोजन के कितने हैं? नाइट्रोजन के कितने हैं? 1 है परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इनका परमाणु भार 14 है। क्या है? 14 है। यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका परमाणु भार, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 हैं, है ना। तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3, और नाइट्रोजन क्योंकि 1 ही है तो इसका हो जाएगा 14। तो रेशियो क्या चीज़ बनेगा? 14:3,
देखिए आप लोग यहाँ पर 14:3 ये यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन का 1 है परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ये मिलकर बना है और उनका अनुपात कितना है, ठीक है। तो कार्बन का जो होता है वो होता है 12, कितना होता है कार्बन का, हम लोगों ने सारणी देखी थी, उसमें उसका होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन का 1 का होता है 16 और 2 का है तो क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यदि हम इसको सिंपल करेंगे तो क्या जाएगा, 4 से इसको क्या करेंगे तो 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 4 से 8 टाइम्स चला जाएगा। तो इनका रेशियो क्या बनेगा 3:8 का रेशियो, ओके। तो आप लोग देखिए इसको, कल हम लोग इसके आगे वाली क्लास में इनका नामकरण देखेंगे, है ना। नामकरण नहीं, सॉरी, इनका हम लोग फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है वो फॉर्मूला देखेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि H2S का फॉर्मूला ये H2O कैसे बन गया, है NH3 कैसे बन गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फॉर्मूला देखेंगे, ओके। थैंक यू।